आप पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन में मुख्तलिफ ओहदों पर खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं। आजकल चीफ साइंटिस्ट भी हैं और उसके साथ साथ डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी भी हैं। ये बताएं कि पाकिस्तान आज साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में दूसरे ममालिक से इतना पीछे क्यों है? मेरा आपसे सवाल ये है, क्या हमारा साइंस का कल्चर है? द आंसर इज़ नो। कैसे होगा? क्या हम अपना थिंकिंग पैटर्न जो है हमारा वो इस तरफ है कि हमने चांद पे जाना है या स्पेस पे या मरीख की बात करते हैं? मेरा ख्याल है कि हमने तो इन 75 ईयर्स में कभी ये सोचा भी नहीं है कि पाकिस्तान अगले 25 साल में कहाँ होगा। तो क्यों तरक्की नहीं कर पाए? वी ऑल आर रिस्पॉन्सिबल। करना क्या चाहिए? मेरा ख्याल है और कोई वे नहीं है दुनिया में। अगर हमने आगे बढ़ना है और इंटरनेशनल कम्युनिटी में हमने अपना रोल प्ले करना है, एक ही तरीका है भट्टी साहब, वो साइंस है। साइंस ना सिर्फ फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ की बात मैं कह रहा हूँ हर एरिया जो साइंस का है। अगर हमने तरक्की करनी है इस मुल्क की इकॉनमी को, अगर आपने आगे बढ़ाना है तो सर हम अभी तो ज़्यादा ज़ोर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे दिया जाता है, तो ये जो बाकी फील्ड्स हैं इनके ऊपर हमें बहुत ज़ोर देना चाहिए। आपने अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में भी खिदमात सर अंजाम दी हैं, तो ये बताएं कि पाकिस्तान आज ज़राअत के मैदान में भी दुनिया से बहुत पीछे है, इसकी क्या वजूहात? उसमें सर सबसे बड़ा रोल जो है ना सिर्फ पॉलिसी मेकिंग का है कि आपका एरिया अंडर कल्टीवेशन इन ईच एंड कितना होना चाहिए। तो ये लोगों के पास पूरी एक मुल्क, जिन मुल्कों ने एग्रीकल्चर में तरक्की की है उन्होंने एक एलोकेट किया है कि कहाँ पे कितना एरिया अंडर विच क्रॉप। अब यहाँ देखें कि शुगर मिल्स कहाँ लगती हैं और शुगर मिल्स लगाने के बाद आप देखते हैं कि वो एरिया कैसे, और वो फिर एक माफिया बन के वो एग्रीकल्चर को कंट्रोल करता है। तो मेरा ख्याल है कि हमें नंबर एक पॉलिसी मेकिंग के ऊपर, दूसरा सर जो सबसे इम्पोर्टेंट इशू है वो वाटर का है। वाटर में हमने जो अडॉप्ट किया हुआ है भट्टी साहब, वो फ्लड इरिगेशन किया हुआ है। ये इतना बड़ा जुल्म हो रहा है। आप आज जितने भी मुल्क हैं जिन्होंने, मैं अभी एटलांटा में था अमेरिका में, तो वहाँ मैंने देखा कि उन्होंने हर प्लांट के साथ ही एक सिस्टम, ड्रिप कह लें, स्प्रिंकलर कह लें या उसकी और शक्ल ले लें, पिक्चर इरिगेशन सिस्टम है। हम क्या करते हैं, वो पंजाबी में कहते हैं नाका खोलना। हम नाका खोल देते हैं और वो पानी सारा आपका जो है ना सारा ज़ाया हो जाता है। वो जहाँ पानी चाहिए वहाँ हमें देना है। तो मेरा ख्याल है ये 4-5 चीज़ें ऐसी हैं जो आपने कहा कि एग्रीकल्चर नाकाम क्यों है। पॉलिसी, हमारे रिसर्चर्स का नाकाम होना, ब्रीडिंग और जेनेटिक्स के अंदर सीड का अच्छा प्रोड्यूस ना कर पाना, और तीसरा जो सर वाटर है, आप देखते हैं कि वाटर पूरी दुनिया में जो डेफिसिट है और यहाँ भी हमने उसका प्रॉपर यूजेज नहीं किया। हमारे पास ज़्यादा लैंड होल्डिंग छोटे फार्मर की है, उनकी अफोर्डेबिलिटी के मसाइल भी तो है बहुत ज़्यादा, और ये मेरा ख्याल है बहुत से मुल्कों ने इसका हल निकाला है कि आप फार्मर्स की कम्युनिटी बना के, हमने भी यहाँ, आपको याद होगा कि एक कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का एक मॉडल है कि जी आप 4-5 किसान मिल जाएं और उनको हम लोन भी देंगे और उसको हम वो करेंगे। लेकिन शायद हमारा माइंड सेट ऐसा है कि हम टू जॉइन हैंड्स इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द फार्मर्स। तो वो चाहते हैं कि नहीं 3 एकड़ हैं तो मैं 3 एकड़ के ऊपर ही जाऊंगा। तो ये हमारा कुछ, मेरा ख्याल माइंड सेट भी है, डिफरेंट है, और ये स्मॉल होल्डिंग बहुत बड़ा इशू है। और आगे तो अगले 10 सालों में तो सर ये और स्मॉल होल्डिंग की तरफ जा रहे हैं। ये जो आजकल शहरों की आबादी बड़ी बेहंगम तरीके से फैल रही है और जो ज़राई ज़मीनें हैं वो हाउसिंग सोसाइटीज़ की नज़र हो रही हैं। इसका सर देखिए, अर्बनाइजेशन का जो टॉपिक आप टच कर रहे हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका हल क्या है? हल तो सर वर्टिकल है। फिर तो इसका मतलब है कि जो पूरी दुनिया में एक मॉडल है वो यही है कि आप वर्टिकल मूव करें। आप अपने एकड़्स के ऊपर जो फार्म हाउसेज हैं, कनालों के ऊपर जो आपकी कोठियाँ हैं, तो आप इसको कम करके, और कोरिया ने ये किया है। कोरिया तो आधा शायद ज़मीन के ऊपर है और आधा ज़ेरे ज़मीन है उनका सारा सिस्टम जो है। फिर उनकी जो कंस्ट्रक्शन है सारी की सारी वो वर्टिकल है। तो मेरा ख्याल है हमें इस तरफ जाना पड़ेगा, और कोई हल नहीं है। आप अमेरिका, इंग्लैंड, मलेशिया, कोरिया, इंडिया समेत बहुत से ममालिक विज़िट कर चुके हैं। वहाँ के ज़राई, तालीमी और साइंसी निज़ाम में और यहाँ के निज़ाम में कितना फ़र्क है? अमेरिका का मॉडल ये है कि वहाँ गवर्नमेंट रिसर्च में नहीं इन्वेस्ट करती। वहाँ उन्होंने एक, जो उनकी प्रॉब्लम होती है वो इंडस्ट्री आती है यूनिवर्सिटी के पास, एकेडमिक के पास, रिसर्चर के पास, और वो 1% ऑफ दी प्रॉफिट वो एक अपने फंड्स को पुल अप करते हैं। तो अमेरिका में जो रिसर्च हो रही है वो इस मॉडल पे हो रही है,
اور ہمارے ہاں کوئی انڈسٹری کنٹریبیوٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. ابھی ہم نے ایک سائنس فاؤنڈیشن میں یہ کوشش کی تھی کہ انڈسٹری لنکیجز ماڈل کرنے کی کہ جی ہم جو میجر انڈسٹریز ہیں مثلاً شوگر ہے, فرٹیلائزر ہیں اور ہیں, کہ ان سے ہم یہ کہیں کہ آپ اپنا حصہ ڈالیں, آپ اس میں کنٹریبیوٹ کریں تاکہ گورنمنٹ کے اوپر برڈن کم آئے. اور جو آپ ہمیں پرابلمز بتائیں گے تو ریسرچ ول بی کنڈکٹیڈ آن دا پرابلم. ہم یہ نہیں کریں گے کہ ہم اوپن ریسرچ کرتے جائیں, بلکہ ہم کلوز اینڈ ریسرچ کریں گے. یو ٹیل اس دا پرابلم, آور ریسرچر ول سٹ ٹوگیدر ٹو فائنڈ دا سولوشن آف دیٹ پرابلم. تو پاکستان میں ابھی تک وہ میرا خیال ریسرچ کا کلچر ہی نہیں ہے, اور ملائیشیا میں بہت بڑا ماڈل ہے اور وہ جاتے ہی پرابلم اور سولوشن اورینٹڈ ریسرچ کے اوپر ہیں. تو ہمیں اس طرف جانا چاہیے, اور آئی ہوپ کہ انشاءاللہ اگلے 5-10 سالوں میں ہم اس طرف جا رہے ہیں. آپ پاکستان کی ٹاپ یونیورسٹیز میں بھی پڑھا چکے ہیں, یہ ایکسپیریمنٹ کیسا رہا؟ بہت اچھا ایکسپیرینس رہا اور بہت خوبصورت تھا. بلکہ مجھے تو ابھی بھی اگر موقع ملے تو آئی ووڈ لو ٹو بی ایٹ دی یونیورسٹی لیول, اور شاید ریٹائرمنٹ کے بعد میں اسی طرف جا رہا ہوں کہ آئی شوڈ ٹیچ سم ویئر, اینڈ ٹیچنگ از ویری بیوٹیفل پروفیشن. کیا یہ سچ ہے کہ پاکستانی اسٹوڈنٹ سائنس اور ریسرچ سے دور بھاگتے ہیں؟ ریسرچ تو ہے ہی نہیں سر, دور نہیں بھاگتے. ریسرچ کا تو ایٹیٹیوڈ ہی نہیں ہے سر, بلکہ وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح سے ہمیں کی ہوئی کوئی تھیسز, کیا ہوا کوئی ہوم ورک, کوئی ایسا سنوپسز ہمیں مل جائے. وہ انٹرنیشنل سے ہو تو کاپی پیسٹ کر لیتے ہیں, اور لوکل ہو تو اس کو. ہمارے ہاں سر انوویشن اور کریٹیوٹی نہیں ہے. یہ بھٹی صاحب کیسے آئے گی؟ یہ میرا خیال ہے تب آئے گی جب ہم لوگوں کو فریڈم دیں گے بات کرنے کی. پرتکلف ناشتے سے تواضع کی. صاحب آپ سائنسدان ہیں, بہت زیادہ تحقیق ہے, تو آپ اتنا پرتکلف ناشتہ کرتے ہیں؟ بٹ صاحب ایک تو مجھے جو انفارمیشن دی گئی ہے کہ آپ ماشاءاللہ خوش خوراک ہیں, اور پھر میزبان کی حیثیت سے بھی میرا فرض بنتا ہے کہ میں جو میری ہمت میں ہے اور جو میں کر سکتا ہوں میں کروں. لیکن جہاں تک میری خوراک کا تعلق ہے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ لائٹ, اور ایک انڈا روز اور سلائس, اور شہد روز میں جو ہے وہ گرم پانی میں 2 چمچ شہد دن کی ابتدا میں اس سے کرتا ہوں. اور آئی بلیو کہ جو آدمی روز 2 چمچ شہد گرم پانی میں پیے گا اس کو نہ کولیسٹرول ہوگا, نہ بلڈ پریشر ہوگا, نہ اس کو شوگر ہوگی. آپ کی اس فٹنس کا, اس خوبصورتی کا راز کس میں ہے؟ نہیں سر, شہد کا تو آپ نے بتا نہیں دیا. سر, خاص کن نہیں ہے. چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں, کس قسم کی خوراک کا؟ میرا سر خیال یہ ہے کہ ایک تو ایک وقت میں کم کھایا جائے. پہلے بھی بہت دفعہ میں یہ ڈسکس کر چکا ہوں کہ کھانا جو ہے صبح اور شام کا ہے, دوپہر کا اگر نہ کھایا جائے تو بہتر ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کم کھائیں ایک وقت میں, اور نمبر 2 فیٹس والی چیزیں کم سے کم کھائیں. اور نمبر 3 جو کاربوہائیڈریٹس ہیں سر, ہمارے پاکستانی قوم کا یہ پرابلم ہے کہ ہم نے کاربوہائیڈریٹس کو اپنا میجر انگریڈینٹ بنایا ہوا ہے. کسی طرح سے ہمیں کاربوہائیڈریٹس کو چھوڑ کے آپ سبزیوں پہ آئیں, آپ دالوں پہ آئیں, آپ اور چیزیں جو ہے پروٹین پہ آئیں. پروٹین کے بھی بہت سارے سورسز ہیں, لیکن ہم کاربوہائیڈریٹس کو, تو میں کوشش کرتا ہوں کہ کاربوہائیڈریٹس کم سے کم لیے جائیں. تو روٹی کھاتے ہیں؟ آپ کے لیے یہ انفارمیشن ہوگی کہ میں نے کوئی گزشتہ 30 سال سے کبھی روٹی نہیں کھائی ہے.